नमस्कार। टीम एजुकेशन इंडिया ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं अंकित सिंह एक बार फिर से विज्ञान विषय के साथ एक बार आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आकाश मिश्रा जी, चलिए, संगीता सिंह जी, योगेंद्र सिंह जी, नीरज सिंह जी, 2 दिनों से थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से आपसे ऑनलाइन हम लोग जुड़ नहीं पा रहे थे। दिल में बहुत बेचैनी थी कि कब सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से हो जाएं और आपके साथ ऑनलाइन जो है हम लोग इंटरेक्शन कर सकें। ठीक है, तो कल हम लोग पूरी तरह से काफी जितने भी टीम्स थे पूरे दिन पूरे रात जो है मिलाकर जो है सारी चीजों को व्यवस्थित कर लिए हैं। तो कहीं से भी अब कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो अब आपको सारी चीजें सुचारू रूप से मिलेंगी। ठीक है, कुछ कमेंट्स जो हैं आप लोगों के आ रहे थे, तो पहले मैं उन सारे कमेंट्स का जो है जो भी प्रॉब्लम है उनको मैं सॉल्व कर देता हूं, उसके पश्चात आगे की क्लास पे बात करूंगा। ठीक है, मैं एक एक करके नाम लेके मैं बता देना चाहता हूं। पहले जैसे कि कमेंट एक आया है हमारे मोबाइल पे कि हाँ तोमर जी का, ठीक है, निशी तोमर जी का आया है। काफी लोग सारे बैचेस में सारे सब्जेक्ट्स में कमेंट कर रहे हैं कि सर 22 मार्च को एग्जाम आ गया और उसको लेकर कि सिलेबस कैसे पूरा होगा, क्या इस तरीके से या इस गति से हम चलेंगे तो सिलेबस पूरा हो जाएगा कि नहीं पूरा हो जाएगा। तो इस बात के लिए मैं पूरी तरीके से आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि ये आपकी हेडेक नहीं है, ये हमारी हेडेक है। किस तरीके से कोर्स कंप्लीट होगा, व्यवस्थित ढंग से कंप्लीट होगा, ये हमारी हेडेक है। उसके लिए आप जरा सा भी किसी भी प्रकार की चिंता में न रहें। कोर्स 22 मार्च से एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए तनिक भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें आपको व्यवस्थित ढंग से मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरी बात, कुछ लोगों का कमेंट्स आया था कि कोशिका के चैप्टर को लेकर। ठीक है, हाँ, सेल के चैप्टर से लेकर कि सेल का जो चैप्टर है उसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक चीजें जो है छूट गई हैं। तो हमने आपको एक बार मौखिक रूप से बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है। सीधा सा मतलब है, केवल एक लाइन आप समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक अविकसित अवस्था में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, और ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक विकसित अवस्था में पाया जाता है, ऐसी कोशिकाओं को हम यूकैरियोटिक कोशिका का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें अंतर होता है। तो हमें नहीं लगता है कि ये सारी चीजों के बारे में और आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, और एक लोगों का कमेंट्स आया है अजय सिंह जी का। ठीक है, काफी अच्छा कमेंट है, मैं उनका कमेंट्स को दोहराना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है कि सर टेट के पेपर में बायो से 2 क्वेश्चन आपके लेक्चर से आए थे और क्वेश्चन देखते ही पहले आपका चेहरा आया और फिर उसके बाद आंसर आया। ठीक है, तो काफी अच्छा लगा उनका ये चीजें। तो आपको तनिक भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बात और, पीडीएफ को लेकर बार बार पीडीएफ के लिए आप कह रहे हैं, हम लोगों ने कमिटमेंट आपको किया है कि पीडीएफ का जो दिन है वो सैटरडे को है या फिर संडे को है। ठीक है, सैटरडे और संडे को आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, चाहे वह जीव विज्ञान से संबंधित हो, चाहे वह पॉलिटी से संबंधित हो, चाहे वह इतिहास से संबंधित हो। तो बार बार एक ही चीज को आप लोग रिपीट ना किया करिए। ठीक है, तो कोई और दुविधा हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे चलें टॉपिक पे आए। ठीक है मिस्टर निरंजन जी, परेशान नहीं होने की आवश्यकता नहीं है। 15 दिन हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि 15 दिन पहले ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मृत्युंजय सिंह जी, हमने आपका जवाब दे दिया है। हमने कहा है ना कि नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे, आपको कहने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, ये मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्लास की तरफ। अब रसायन विज्ञान कौन पढ़ाएगा? नीलम अग्निहोत्री जी, हम ही रसायन विज्ञान भी पढ़ाएंगे, हम ही भौतिक विज्ञान भी पढ़ाएंगे, हम ही जीव विज्ञान भी पढ़ाएंगे, हम ही वनस्पति विज्ञान भी पढ़ाएंगे। ठीक है, विज्ञान के जितने भी पोर्शन हैं वो सब कुछ मेरे द्वारा कंप्लीट किए जाएंगे। अब कमेंट्स को आप लोग बंद कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ चलिए, दीप्ति पांडे जी, मुबारक हो, आपकी पहली क्लास है। अब आप लोग कमेंट्स को बंद कर दीजिए और मेरी बात पर कंसंट्रेट करने का प्रयास करिएगा। किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमने बात कर दिया था, एक बार मैं तेजी से रिकैप कर देता हूं। ठीक है, तेजी से मैं रिकैप करता हूं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने आपको पब्लिक क्लास में भी पढ़ाया है जो यूट्यूब पर है। मैं आपको यहाँ पे पेड बैच में भी पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी सारी चीजें एक बार तेजी से रिकॉल हो जाए, और इस पेड बैच में और भी व्यवस्थित ढंग से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं शुरू से लेकर। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया था कि जब हम जटिल भोज्य पदार्थों को
सरल भोज्य पदार्थों में बदलते हैं, किसकी सहायता से बदलते हैं? एंजाइम और जल की सहायता से बदलते हैं, तो यह क्रिया का क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। हमने आपको बताया था कि जब हम रोटी चावल दाल खाते हैं तो उस दौरान हम उससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं, उससे हम वसा को प्राप्त करते हैं, उससे हम प्रोटीन को प्राप्त करते हैं। तो ये जटिल भोज्य पदार्थ हैं, ये कॉम्प्लेक्स अवस्था में पाए जाते हैं। और जब हम इन्हीं जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में, यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसको हम ग्लूकोज में बदलेंगे, अगर वसा होगा तो उसको हम फैटी एसिड में बदलेंगे, और जब अगर प्रोटीन होगा उसको अगर हम अमीनो एसिड में बदलेंगे, तो यह सरल फॉर्म में बदल जाएगा। हम कहेंगे कि पाचन की क्रिया संपादित हो गई है। तो इस पूरे चैप्टर का जो मुख्य उद्देश्य है, ये किसी तरीके से अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड को प्राप्त करना है, और जैसे ही प्राप्त हो जाएगा हम कहेंगे कि पाचन की प्रक्रिया पूरी तरीके से संपन्न हो गई है। ठीक है, तो ये चीज आपको हमने समझा दिया था। अब मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि ये पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है। ठीक है, पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है इसके बारे में देखिए। हमने आपको चैप्टर का नाम क्या बताया था? चैप्टर का नाम हमने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हमने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जिसको हिंदी में कहा जाता है पाचन तंत्र। अब पाचन तो आपको समझ में आ गया, पिछले लेक्चर में हमने पाचन का मतलब आपको समझा दिया था। अब ये सिस्टम कैसे बनता है, तंत्र कैसे बनता है, तंत्र का मतलब क्या होता है? देखिए, जब कई चीजें आपस में मिल जाती हैं तो वह एक सिस्टम बन जाता है। हमारे दोनों हाथ, पैर, नाक, मुंह, जिह्वा, आंखें, मस्तिष्क, ये सारी चीजें जो है आपस में मिल गई तो ये एक सिस्टम बन गया। ठीक उसी प्रकार से पाचन की क्रिया किसी एक अंग का काम नहीं है, एक अंग का काम नहीं है, कई अंग आपस में मिलते हैं, कई अंग आपस में मिलते हैं, तब जाकर वह एक तंत्र बनता है, तब जाकर वह एक समूह का निर्माण करता है। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो पाचन की क्रिया होती है, ये जो डाइजेशन की क्रिया होती है, डाइजेशन की क्रिया में कौन कौन से अंग महत्वपूर्ण होते हैं समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं आपको बताऊं कि पाचन की प्रक्रिया में कौन कौन से तंत्र, कौन कौन से अंग महत्वपूर्ण होते हैं, तो समझने का प्रयास करिएगा और बहुत कंसंट्रेट होकर समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं पाचन की बात करूं आपको, तो पाचन की प्रक्रिया में अगर मैं पहले पॉइंट पे बात करूं तो पहला जो होता है वह है आहार नाल। आहार नाल को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। और जो दूसरा अंग होता है उसको कहा जाता है सहायक पाचक अंग, उसको कहा जाता है सहायक पाचक अंग। ये दो अंगों की मदद से, ये दो तंत्रों की मदद से पाचन की प्रक्रिया संपादित होती है। अब ये आहार नाल का मतलब क्या होता है समझिए। आहार नाल का मतलब होता है, इसको हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल कर सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कर सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका, इस सीरीज आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो भागों में बटे होते हैं। अब आहार नाल की अगर मैं बात करूं, एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है समझिए। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है समझिए। एक हमने आपको फिगर बताया था, ये फिगर आप देख पा रहे हैं, ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है। इसमें मुख गुहा विभाग लेता है, ग्रास नली विभाग लेती है, अमाशय विभाग लेती है, छोटी आंत विभाग लेती है, बड़ी आंत विभाग लेती है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि यह एक प्रकार के तंत्र का निर्माण करती है। अब इस फिगर में ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ये आहार नाल कहां पे है। शब्द है आहार नाल। ठीक है, शब्द क्या है? आहार नाल। और अगर इसको आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आहार नाल बनेगा। दो शब्द इसमें टूट जाएंगे। यानी कि एक ऐसी नली, एक ऐसा नाल जिसमें क्या है? आहार है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम आहार नाल कहेंगे, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। सीधा सा मतलब है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह भोजन मुख गुहा से होते हुए इस पाइप के द्वारा, इस नली के द्वारा जो है, या छोटी आंत में होते हुए या बड़ी आंत में आते हुए, ये आपका एनस तक, तो ये मुख गुहा से लेकर बक्कल कैविटी से लेकर
इस एनस तक का, इस गुदा तक का जो भी नली आपको दिख रही है, जिसमें आहार भ्रमण करता है, जिसमें भोजन भ्रमण करता है, ऐसी नली को हम आहार नली कहते हैं। ऐसी नली को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल और ग्रास नाल, ये दो चीजें होती हैं। और इन दोनों चीजों में लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि दोनों नामों में थोड़ा सा आपकी समानता है। आहार नाल और ग्रास नाल दोनों में ये अंतर है कि ये यहां से लेके यहां तक की जो संरचना होगी वह आहार नाल कहलाएगी, वह एलिमेंट्री कैनाल कहलाएगी। और ये जो मुख गुहा से अमाशय तक का, मुख गुहा से अमाशय तक के बीच की जो नली है, बीच की जो कैनाल है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको ग्रास नली कहते हैं, इसको आइसोफेगस कहते हैं। वो आगे अभी हम बात करेंगे। तो आपने ये समझ लिया कि आहार नाल क्या होता है। तो हमने आपको बताया कि आहार नाल जो होता है, मुख गुहा से लेकर गुदा तक के जो मार्ग होता है, उसको हम आहार नाल या उसको हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। अब इस आहार नाल में क्या क्या चीजें आती हैं? तो हमने आपको बताया था आहार नाल में कि ये पहले नंबर पे आएगा क्या? पहले नंबर पे आएगा मुख गुहा, यानी कि पहले आएगा आपको पॉइंट मुख गुहा। मुख गुहा को कहा जाता है बक्कल कैविटी। ध्यान से समझते चलिएगा एक एक पॉइंट, इसको कहा जाता है बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी क्या होती है? ये जिसको हम भोजन को जब धारण करते हैं, अपने मुख में रखते हैं, तो जिह्वा, हमारे दांत, हमारे अंदर के जबड़े, ये सारी हमारी लार ग्रंथियां, ये सारी संरचना जो पाई जाती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम मुख गुहा या बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत आता है ग्रास नली। दूसरा पॉइंट आता है ग्रास नली, यानी कि इसको हम बताएंगे आपको क्या? आइसोफेगस। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको कहते हैं आइसोफेगस। अब आइसोफेगस कहाँ है? जब इस मुख गुहा से लेकर नीचे बढ़ते हैं, नीचे, तो ये 10 इंच लंबी एक नली पाई जाती है, और इस नली को आइसोफेगस कहा जाता है, या इसको ग्रास नली के नाम से हम जानते हैं। भोजन आगे बढ़ा, आगे जब आहार नाल में बढ़ता है, तो आगे मिलती है एक संरचना जिसको कहा जाता है अमाशय, या इसको कहा जाता है स्टमक। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है स्टमक। यानी कि ये संरचना जो है ठीक इसी प्रकार से, इस तरीके से एक संरचना पाई जाती है, और इस संरचना का नाम क्या होता है? इस संरचना का नाम होता है अमाशय, या इसको कहते हैं हम स्टमक। तो मुख गुहा से भोजन आगे बढ़ा, ग्रास नली मिली, ग्रास नली से आगे बढ़ा भोजन अमाशय मिला। अब अमाशय से जब भोजन आगे बढ़ता है, तो ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये संरचना होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको कहा जाता है, इसको छोटी आंत कहा जाता है। तो आगे जब भोजन बढ़ा, तो यह आगे वाली जो संरचना होती है, इसको छोटी आंत कहा जाता है, या इसको कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अमाशय से भोजन आगे बढ़ा, तो इसको हम छोटी आंत मिल गया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जो छोटी आंत है, इसको क्यों छोटी कहा जाता है? क्यों इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, जबकि ये पूरे आहार नाल में सबसे बड़ी लंबाई होती है? अगर मैं पूरे आहार नाल की लंबाई की बात करूं, तो इसकी लंबाई होती है लगभग 30 फीट। कितनी होती है? लगभग 30 फीट ये आहार नाल पाई जाती है। इतनी पूरा मुख गुहा से लेकर गुदा तक का जो लंबाई है, वो कितनी होती है? लगभग 30 फीट होती है। लगभग, याद रखिएगा, मनुष्य के अनुसार ये घट सकता है, बढ़ सकता है, तो इस वजह से हम रिजिड वैल्यू नहीं बता सकते कि नहीं इतनी ही लंबाई होती है। लगभग 30 फीट की लंबाई पाई जाती है। इसके बाद कुछ कमेंट्स आए हैं, क्या है? हाँ, क्योंकि इसका व्यास कम होता है। हाँ आकाश मिश्रा जी, समझ गए आप, सही। चलिए, जब छोटी आंत के बाद आगे जो बढ़ते हैं, तो आगे वाली जो संरचना होती है वो होती है बड़ी आंत। ठीक है, वो कौन सी होती है? वो बड़ी आंत होती है। इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसको कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन।
तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, ये यहां से लेकर जब आगे बढ़ती है संरचना, ये जब आगे बढ़ती है संरचना तो ये हो जाती है, ये क्या कहलाती है, इसको हम बड़ी आंत कहते हैं। तो ये मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, इनसे मिलाकर हमारा आहार नाल बनता है, ये एलिमेंट्री कैनाल बनता है। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे अगर हम बात करेंगे सहायक पाचक अंग में, सहायक पाचक अंग में, तो सहायक पाचक अंग में कौन कौन से अंग होते हैं? पहली चीज कि यह एक सहायक पाचक अंग है, यानी कि यह पाचन की क्रिया में डायरेक्टली भाग नहीं लेते हैं, यह पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं किसी न किसी प्रकार से। इसी वजह से इनको हम सहायक पाचक अंग की संज्ञा से अभिहित करते हैं। और इसमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होता है, उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग को हम यकृत के नाम से जानते हैं। हम उस अंग को लीवर के नाम से जानते हैं, लीवर, ठीक है, लीवर, जिसको हम कलेजा कहते हैं, वही लीवर यानी कि यकृत। तो यकृत के बारे में हम बहुत डिटेल से हम यहाँ पे पढ़ेंगे और यकृत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से लगभग पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं इस सहायक अंगों में, तो यहाँ पे पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज एक संरचना पाई जाती है जिसको पैंक्रियाज कहा जाता है, जिसको अग्नाशय कहा जाता है, अग्नाशय कहा जाता है, या जिसको पैंक्रियाज कहा जाता है, पैंक्रियाज कहा जाता है। तो अग्नाशय भी हम पढ़ेंगे सहायक पाचक अंगों के रूप में, ठीक है। तो सहायक पाचक अंगों में दो अंग महत्वपूर्ण हम पढ़ेंगे, यकृत और अग्नाशय। हालांकि इसमें लार ग्रंथियां भी आती हैं, लेकिन हम इसको मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी के अंतर्गत जो है इसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरी चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि भोजन के पाचन में इन सारे अंगों से होते हुए भोजन आगे बढ़ेगा और ये सारे अंग कहीं ना कहीं पाचन की प्रक्रिया में मदद करेंगे। तो किस तरीके से मदद करेंगे और किस तरीके से पाचन की प्रक्रिया होगी, अब मैं एक एक करके बताते चल रहा हूं। कहीं से कोई भी डाउट हो, किसी भी शब्द में कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम आगे मूव करें। बताइए। हाँ, यही आया था सबसे बड़ी ग्रंथ जी, सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत के बारे में हमने कई बार आपको रिपीट किया है, ठीक है। चलिए चलते आगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, शिवम श्रीवास्तव जी, सागर कुमार जी, आकाश मिश्रा जी। चलिए चलते हैं आगे और आगे की बातें अब करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं भोजन के पाचन की। हमने पहले पॉइंट आपको बता दिया था कि जैसे भोजन को हम अपने मुख गुहा में रखेंगे, वह भोजन का अंतःग्रहण कहलाता है, अंतःग्रहण कहलाता है। पहला स्टेप वहां पे पूरा हो गया। अब भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, तो मुख गुहा से, बक्कल कैविटी से शुरू होती है। तो अब आगे आप हेडिंग क्या बनाएंगे, हेडिंग आप बनाएंगे मुख गुहा में पाचन, ठीक है, मुख गुहा में पाचन। अगली आप हेडिंग बनाएंगे मुख गुहा में पाचन, यानी कि डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। किस तरीके से पाचन होता है देखिए। अब यहाँ पे ये ग्रासनी हो गई, ये आपका मुख गुहा हो गया, ये बक्कल कैविटी हो गई। अब आपने क्या किया, आपने एक रोटी का टुकड़ा उठाया, रोटी का टुकड़ा, और इस रोटी के टुकड़े को अपने मुख गुहा में रख लिया, अपने बक्कल कैविटी में रख दिया। अब जैसे ही इस रोटी के टुकड़ों के आप इस अपने मुख गुहा में रखें, इस बक्कल कैविटी में आपने रखा, आप चाहें अथवा आप न चाहें, पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब अगर आप रोटी का टुकड़ा यहां पे रखें और आप कहें कि नहीं मैं पाचन नहीं करूंगा, तो ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे ही आप रोटी का टुकड़ा यहाँ पे रखते हैं तो पहली क्रिया ये होती है कि हमारे मुख गुहा में पाई जाती है लार ग्रंथियां, जिसको हम सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं। लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, और अगर वह लार ग्रंथि है तो उससे क्या स्रावित होगा, उससे लार स्रावित होता है, उससे सलाइवा स्रावित होता है। और सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा में एंजाइम होता है, सलाइवा में जल होता है। और हमने आपको ये बताया है कि कहीं भी अगर एंजाइम पाया जाएगा, कहीं भी अगर जल पाया जाएगा, तो आंख मूंद कर वहां पे लगा दीजिएगा कि वहां पे पाचन होगा। अगर एंजाइम नहीं रहेगा तो पाचन की प्रक्रिया नहीं संपादित होगी, और अगर एंजाइम और जल रहेगा तो वहां पे पाचन की प्रक्रिया संपादित हो जाएगी।
तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि भोजन को मुख गुहा में रखते ही, ठीक है, भोजन को मुख गुहा में रखते ही, यानी कि बक्कल कैविटी में रखते ही, भोजन को मुख गुहा में रखते ही भोजन के पाचन की प्रक्रिया, भोजन के पाचन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है। और ये पॉइंट आपका बन गया इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ है कि पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है, तो मुख गुहा से होती है, बक्कल कैविटी से होती है। अब कैसे होती है, तो हमने आपको बताया है कि हमारे मुख गुहा में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों को कहा जाता है क्या, सैलिवरी ग्लैंड्स कहा जाता है, इनको सैलिवरी ग्लैंड्स कहा जाता है। अब मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये जो लार ग्रंथि होती है, ये जो अश्रु ग्रंथि होती है, ये जो दुग्ध ग्रंथि होती है, ये जो स्वेद ग्रंथि होती है जिससे पसीना निकलता है, इन सभी को बहिर्स्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत रखा जाता है। जब आपको हम ग्लैंड्स पढ़ाएंगे तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे, लेकिन अभी केवल आप इतना समझिएगा कि ये जो ग्रंथि होती है, ये जो ग्रंथि होती है, यह एक प्रकार की बहिर्स्रावी ग्रंथियों का उदाहरण होता है, यह एक प्रकार के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का उदाहरण होता है। अब इस लार ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है, लार ग्रंथियों से लार स्रावित होता है, यानी कि क्या स्रावित होता है, सलाइवा स्रावित होता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये लार ग्रंथियां हैं कितनी, और अगर हैं तो पाई कहां पे जा रही हैं। लार ग्रंथियां हमारे मुख गुहा में हैं तो कितनी संख्या में हैं और कहां पे पाई जा रही हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको यहां समझ में आना चाहिए कि मनुष्य के मुख गुहा में पूरा कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। हमेशा और हमेशा पेयर में होते हैं, जोड़े में रहते हैं, ये 3 जोड़ी होती है। इन्हीं 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से लार का स्रावण होता है या सलाइवा का स्रावण होता है। तो अब सवाल ये है कि ये 3 जोड़ी तो पाई जाती हैं, अगर क्वेश्चन बन जाए कि लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 6 आप आंसर लगाएंगे। क्यों 6 लगाएंगे, क्योंकि वह जोड़ी का नाम नहीं दिया है। और अगर पूछेगा कि कितने पेयर में पाए जाते हैं, तो आप क्या लिखाएंगे, सीधे सीधे 3 जोड़ी पाई जाती हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब ये लार ग्रंथियां कहां पे होती हैं, एग्जैक्ट लोकेशन में आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझते चलिएगा। जितना भी मैं फिगर आपको बता रहा हूं, वो फिगर इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि आपके वो दिमाग में फीड हो जाए, ठीक है। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, तो आप जब किसी चीज को देख लेते हैं, ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि आप चित्र के रूप में उस चीज को देख लेते हैं, तो वो आपके मस्तिष्क पर ज्यादा देर तक असर करता है। देखिए, मनुष्य में हमने आपको बताया कि 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं, तो वो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं। पहली जो लार ग्रंथि होती है उसको हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं, इसको हम सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं। नाम थोड़ा सा जटिल हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि सर ये सबलिंगुअल क्या होता है। अभी हिंदी में बताऊंगा तो हिंदी होता है इसका अधोजिह्वा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अधोजिह्वा से ज्यादा आसान क्या है, सबलिंगुअल। हालांकि ये आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आप जानते रहिए कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियों में पहली जो ग्रंथि होती है उसका नाम होता है सबलिंगुअल। लोकेशन, लोकेशन ध्यान से देखिए, लोकेशन इसका कहां पे है, ये हमारी जो जिह्वा होती है, जिह्वा, इस जिह्वा के नीचे वाले हिस्से में, जिह्वा के जहां पे ये हमारा जिह्वा जुड़ता है, उसके नीचे वाले हिस्से में ये सबलिंगुअल ग्लैंड्स पाई जाती है। तो आप यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां पे लिख सकते हैं, जिह्वा के नीचे, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं, जिह्वा के नीचे ये पाई जाती है, ठीक। दूसरी बात, दूसरी जो ग्लैंड होती है उसको हम सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स कहते हैं, सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं, या फिर जो होता है इसको सबमिक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं। दोनों नाम सही हैं, याद रखिएगा। सबमिक्सिलरी भी ग्लैंड बोलते हैं, इसको सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स भी बोलते हैं।
सब मैक्सिलरी ग्लैंड इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे पास एक मैक्सिला नामक एक जबड़ा होता है। जबड़ा जो होता है, हमारा नीचे का जो जबड़ा होता है, वहां पे एक कस्थ पाई जाती है जिसका नाम होता है मैक्सिला। इसी वजह से वो मैक्सिला के नीचे पाई जाती है ये ग्लैंड, इस वजह से इसका नाम सब मैक्सिलरी ग्लैंड होता है, या इसी का नाम सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है। ये दूसरी प्रकार की ग्लैंड है। तीसरी बात, तो ये आप क्या लिखेंगे, जबड़े के नीचे। इसकी लोकेशन कहां पे हो गई है, जबड़े के नीचे पाई जाती है। ठीक है, जबड़े के नीचे पाई जाती है। संख्या में कितनी होंगे तो आपको हमने बता दिया, पेयर पाए जाएंगे। आगे, अब तीसरी जो ग्लैंड पाई जाती है उसका नाम होता है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने पॉइंट मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट आप वेरी इंपॉर्टेंट करते चलते रहिएगा। ठीक है, ये तीसरी ग्लैंड आपके एग्जाम में पूछी जाने की संभावनाएं प्रबल है। इसका नाम है पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड इस वजह से खास है, ये पैरोटिड ग्लैंड जो है यह इस वजह से खास है क्योंकि यह तीनों प्रकार की लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ठीक है, तो पहली खास बात इतनी क्या है, पहली खास बात यह है कि यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। इन तीनों प्रकार की लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी भी खास बात इसकी होती है। दूसरी खास बात क्या होती है, दूसरी खास बात ये होती है कि ये, पहले इसकी लोकेशन देखिएगा, लोकेशन कहां पे है, ये हमारा जो कड़ है, कड़ कान, ठीक है, कान के नीचे यहाँ पे जो पाई जाती है इसको कहा जाता है क्या, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूं, तो आप इसकी लोकेशन लिखेंगे दोनों कड़ के नीचे। ठीक है, दोनों कड़ के नीचे, यानी कि दोनों कान के नीचे ये पाई जाती है। तीसरी खास बात क्या है, तीसरी खास बात यह है कि जब यहाँ पे यानी कि पैरोटिड ग्लैंड में जब किसी भी वायरस का, खास करके किस वायरस का नाम होता है पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, वायरस का नाम होता है पैरामिक्सो वायरस। जब पैरामिक्सो वायरस का इंफेक्शन हो जाता है तो इंफेक्शन होने की वजह से ये पैरोटिड ग्लैंड हमारी में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। और जब सूजन आ जाती है तो हम उसको एक रोग के नाम से जानते हैं और उस रोग का नाम होता है गलसुआ। उस रोग का नाम क्या होता है, गलसुआ होता है, या उसको हम मम्स कहते हैं। अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, उसको मम्स कहते हैं। तो आप ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि जब वायरस से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा किया जाता है तो उस समय भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि जब, ठीक है, कि पैरोटिड ग्लैंड में आप लिख सकते हैं पैरोटिड ग्रंथ में पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, पैरामिक्सो वायरस के कारण गलसुआ को बोलते हैं, हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मम्स कहते हैं। गलसुआ नामक रोग हो जाता है। ठीक है, नामक रोग हो जाता है। तो अब ये बताइए कि कोई एक ग्रंथि है जिसकी 3 बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो क्या वो आपके लिए एग्जाम्पल नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस वजह से ये होता है इंपॉर्टेंट। ये पैरोटिड ग्लैंड के बारे में आप याद रखेंगे। तो ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियों को हमने आपको बता दिया। कोई दुविधा हो, कोई परेशानी हो, कोई डिफिकल्टीज आ रही है तो बताइए, हम आगे बढ़ जाएं। चलिए सर, कभी कभी मुख गुहा में कुछ रखते हैं, सिर्फ भोजन देख के ही मुंह में लार आ जाती है भाई। राजेंद्र कुमार जी, ठीक है, आप जरूर राजभोग या रसगुल्ले की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसका भी कारण होता है, उसकी कारण होता है नर्व सेल। हमारी तंत्रिकाएं एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, तंत्रिकाएं एक्टिव हो जाती हैं, इस वजह से आपके मुख गुहा में पानी आ जाता है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नर्व फाइबर लगे होते हैं। ठीक है, हमारी तंत्रिकाएं, और ये तंत्रिकाओं की कनेक्टिविटी किससे होती है, ब्रेन से होती है, हमारे मस्तिष्क से होती है। सारी चीजें कहाँ से संचालित होती हैं, इस ब्रेन से होती हैं। ठीक है, ब्रेन किसी भी व्यक्ति का अगर सो रहा है तो कुछ भी राजभोग, रसगुल्ला या पूरी मिठाई की दुकान उसको खिला दीजिए, उसको मीठा नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका समय ब्रेन सो रहा है। अगर किसी को 2 बजे रात को उठ के
ठीक है, 2 बजे अगर सो रहा है नींद में और उसको जाइए एक बढ़िया रसगुल्ला दीजिए, कहिए कि खाइए देखिए मीठा लग रहा है, विश्वास मानिएगा उसको उतना मीठा नहीं लगेगा जितना मीठा अगर आप चेतन अवस्था में खाते हैं तो आपको ज्यादा मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी वहां पे है, वहां पे आपकी तंत्रिकाएं एक्टिव हैं, तो तंत्रिकाएं एक्टिव रहेगी ब्रेन की, तभी ये सारी चीजें होती हैं। जब ब्रेन का चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे छोटा आपका सबलिंगुअल हो जाएगा, हाँ चलिए आगे चलते हैं। निधि, हाँ चौहान जी, चलिए बस करते हैं, हाँ चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहां पे ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि लार ग्रंथियां 3 जोड़ी, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर और कौन सा पैरोटिड, पैरोटिड सबसे बड़ा होगा, पैरामिक्सो वायरस का संक्रमण होगा और रोग हो जाएगा गलसुआ या मम्स। लार की बात करते हैं, सलाइवा की बात करते हैं। तो सलाइवा में क्या ऐसा होता है जिससे पाचन की प्रक्रिया होती है? तो हमने बताया है कि पाचन होने के लिए 2 ही चीजें आवश्यक हैं, या तो जल और दूसरा क्या है? एंजाइम। तो ठीक उसी प्रकार से इस लार में भी 2 चीजें पाई जाती हैं, 2 चीजें पाई जाती हैं। पहली चीज क्या होता है? जल, यानी कि वाटर, वाटर पाया जाएगा, और दूसरा क्या पाया जाएगा? एंजाइम, एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, एंजाइम पाया जाता है। तो ये 2 चीजें होती हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अब ये जो जल पाया जाता है, ये जल का परसेंटेज याद रखिएगा 99% होता है। लगभग हमारे लार में, हमारे सलाइवा में जो होता है 99% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, ठीक है। 99% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और लगभग केवल और केवल 1% जो होता है क्या पाया जाएगा? एंजाइम पाया जाता है। तो अब यहाँ पे मुख्यतः हमको फोकस किस पे रखना है? एंजाइम पे। किस पे फोकस रखना है? एंजाइम पर फोकस रखना है कि कौन सा एंजाइम यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया करती है। क्योंकि हमने आपको ये बता दिया कि पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से प्रारंभ हो जाती है, बक्कल कैविटी से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन किस प्रकार के भोजन की, किस प्रकार के जटिल भोजन की? क्योंकि जटिल के अंतर्गत तो कार्बोहाइड्रेट भी आएगा, वसा भी आएगा, प्रोटीन भी आएगा। तो कौन सा जटिल भोज्य पदार्थ या तीनों किसका पाचन होता है? तो यहाँ पे सवाल उठ जाता है कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है? वसा का होगा या कार्बोहाइड्रेट का होगा या प्रोटीन का होगा? तो ध्यान से मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं एंजाइम की मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं एंजाइम की बात करूं तो यहाँ पे एंजाइम 2 पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम 2 पाए जाते हैं। पहले प्रकार के एंजाइम का नाम होता है टाइलिन, ठीक है, टाइलिन नाम होता है। इसको में पी साइलेंट रहता है, टाइलिन। पहले एंजाइम का नाम होता है टाइलिन, और दूसरे प्रकार के एंजाइम का नाम होता है आपका लाइसोजाइम, ठीक है। दूसरे प्रकार के एंजाइम का नाम क्या होता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम और टाइलिन, ये 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये आपको याद होना चाहिए, एंजाइम आपको याद होने चाहिए, ये क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। अब टाइलिन एंजाइम का कार्य क्या होता है और किसका यह पाचन करता है? तो टाइलिन पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो एक चीज तो आपकी क्लियर हो गई क्या, कि इस मुख गुहा में किसका पाचन होगा? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। प्रोटीन को पचाने वाला भी एंजाइम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वसा के पचाने वाले एंजाइम की नहीं बात कर रहा हूं। तो केवल और केवल किसका पाचन होगा? कार्बोहाइड्रेट का। दिमाग, एकदम दिमाग की बत्ती खोल के बैठिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अब घुमा के पूछ रहा है, ठीक है, घुमा के पूछ रहा है, तो ध्यान से मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो ये आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि प्रोटीन नहीं पचता है और वसा नहीं पचता है तो केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? चलिए, अब ये कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, आगे हम न्यूट्रिशन में बात करेंगे। मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। ये 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से मिलकर ये 3 प्रकार के जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो उसमें एक पॉलीसैकेराइड में एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम होता है स्टार्च, जिसका नाम होता है स्टार्च। और स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट को ये जो टाइलिन होता है इसको बदल देता है किसमें? ये स्टार्च नामक का जो होता है, ये टाइलिन जो होता है, ये जो टाइलिन जो
एंजाइम होता है ये स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट को बदल देता है, किसमें? ये बदल देता है माल्टोज में। किसमें बदल देता है? माल्टोज में। माल्टोज भी एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है, स्टार्च भी एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है। स्टार्च जटिल होता है, जटिल बड़ा अणु होता है, और उससे छोटा अणु होता है माल्टोज का। यानी कि ये जटिल अणु सरल अणु में टूट गया, किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से और जल की सहायता से। तो हम कह रहे हैं पाचन की प्रक्रिया यहाँ पे संपादित हो गई। अब यहाँ पे ध्यान से मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। ये माल्टोज जो होता है, ठीक है, ये माल्टोज जो होता है यह एक प्रकार की शर्करा होती है, शर्करा, शुगर होता है। और शुगर जो होता है वह हमेशा और हमेशा जो होता है स्वाद में मीठा होता है, स्वाद में मीठा लगता है। स्वाद में मीठा कौन लगता है? ये माल्टोज। आप देखते होंगे कि आपका कोई चाहने वाला हो और वो रोटी जब खिलाता है आपको तो आप कहते हैं कि रोटी बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, या खाना आप जो खिलाए हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो याद रखिएगा वो जो मीठा लगता है भोजन, वो किसी चाहने वाले के कारण आपको मीठा नहीं लगता है। वह मीठा इस वजह से लगता है क्योंकि जब वह आपको भोजन दिया जाता है तो लार का स्रावन होता है, लार में टाइलिन का स्रावन होता है, और टाइलिन स्टार्च को किसमें पचा देता है? माल्टोज में। और माल्टोज है शर्करा, और शर्करा जितना परिवर्तित होगी, जितना ही हम भोजन को चबाएंगे उतना माल्टोज मिलेगा, उतना माल्टोज मिलेगा तो उतना ही भोजन हमको स्वादिष्ट लगेगा। तो किसी चाहने वाले के कारण नहीं, माल्टोज के कारण मीठा लगता है। अगर माल्टोज न रहे तो कोई कितना ही चाहने वाला क्यों ना हो भोजन खिलाएगा तो वो आपको मीठा नहीं लगेगा। तो माल्टोज के कारण हमको भोजन कैसा लगता है? मुख गुहा में देर तक चबाते हैं तो मीठा लगता है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से मेरी बात समझिएगा। दूसरा आपका एंजाइम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है? लाइसोजाइम हमारे मुख गुहा में शक्तिमान की तरह होता है। शक्तिमान क्या करता है कि अगर विभिन्न प्रकार के रोगाणु या विषाणु जो होते हैं उनको मारने का कार्य करता है, तो लाइसोजाइम भी वही कार्य करता है कि जब कभी आप भोजन आता है, भूख लगी है जोर से, और आप बिना हाथ धोए भोजन पर टूट पड़ते हैं और भोजन को उठाकर खा लेते हैं, निगल लेते हैं, तो आप तो भोजन को उठाएं और खाएं उसको, लेकिन साथ ही साथ कुछ रोगाणु, बैक्टीरिया, वायरस भी आपके मुख गुहा में प्रवेश कर गए, बक्कल कैविटी में प्रवेश कर गए। तो जब वो प्रवेश कर गए तो अब आपको क्या करेंगे? आपकी कोशिकाओं को या आपके भोजन के पाचन की प्रक्रिया को निष्क्रिय करने का प्रयास करेंगे या वहां पे हानि पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो ये लाइसोजाइम हमारे मुख गुहा में पाया जाने वाला पहला शक्तिमान है। आगे और भी कई शक्तिमान मिलेंगे। तो ये लाइसोजाइम भोजन के साथ आए हुए रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है। सोचिए प्रकृति ने आपको क्या क्या दिया है, कितनी बेहतरीन चीज दिया है। आप एक रसगुल्ला उठाते हैं और उसको इजी वे में खा लेते हैं और कहते हैं भोजन की पाचन की प्रक्रिया हो गई या रसगुल्ला हमारा पच गया। लेकिन वो पाचन कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, कितना जटिल होता है, और उससे भी ज्यादा जटिल सोचिए कि कैसे ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं मानव शरीर में। आप बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो लाइसोजाइम का कार्य क्या लिखेंगे आप? लाइसोजाइम का काम लिखेंगे यह भोजन के साथ, ठीक है, यह भोजन के साथ आए हुए रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है। रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है, ठीक है, मारने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये 2 एंजाइम होते हैं, इन्हीं दोनों एंजाइमों की मदद से यहाँ पे मुख गुहा में, बक्कल कैविटी में पाचन होता है। अब आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि इसी मुख गुहा में दांत भी पाया जाता है और इसी मुख गुहा में जिह्वा भी पाया जाता है, जो कि भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। कैसे सहायता करते हैं दांत और जिह्वा? दांत के कितने प्रकार होते हैं, दांत दिखता कैसा है, और दांत कितने प्रकार के होते हैं और उनकी संख्या क्या होती है, इन सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में।
तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत होगी तो बता सकते हैं, नहीं तो हम क्लास को ओवर करें। अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो इजाजत ले, आपसे मिलेंगे इसी टाइम। फिर संगीत दीक्षा सिंह जी, हमने आपको बताया है नोट्स के लिए, आप एक बार फिर से लेक्चर आप देखेंगे तो आप हमने बता दिया है, ठीक है। सक्सेना जी, नो डाउट आप बहुत बढ़िया पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए सक्सेना जी, अच्छी बात है, आप लोगों ने पोस्टमार्टम की जो संज्ञा दिया है। हाँ ठीक है, नहीं नहीं छोटी क्लास नहीं है, छोटी क्लास नहीं है, ठीक है। देखिए क्या है, जब नेक्स्ट सेगमेंट पे बढ़ते हैं तो एक फ्रेश क्लास रहती है, क्योंकि हमें छोटी चीजें नहीं, जब अगर दांत को समझाने में अब टाइम हमको लगेगा आधे घंटे का, इस वजह से किया जा रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चलिए थैंक यू, नमस्कार। हाँ संडे को क्लास मिलेगा, संडे को क्लास मिलेगा, ठीक है। क्यों इस संडे को आपको क्लास मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपका नुकसान हुआ है, ठीक है, आपका नुकसान हुआ है, इस वजह से हम लोग उसकी भरपाई करेंगे। संडे यानी कि कल आपकी छुट्टी नहीं रह गए, नहीं तो हर संडे को छुट्टी रहती है और रहेगी भी, लेकिन चूंकि आपका एक दिन क्लास बंद था टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से और बीच में परीक्षा होने की वजह से, तो हम लोग एक्स्ट्रा जो है मेहनत करेंगे आपके लिए, संडे को क्लास जो है प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी कंपनसेशन क्षतिपूर्ति किया जा सके। चलिए थैंक यू, नमस्कार।